पुराने वक्त की बात है। इराक के मशहूर शहर बगदाद में फिरोज नाम का एक लड़का रहता था। फिरोज की एक बुरी आदत थी। उसे चोरी करने की लत लग चुकी थी। वह मेहनत मजदूरी करने के बजाय रात के अंधेरे में लोगों के घरों में घुस जाता और लूटपाट करता। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह कभी पकड़ा नहीं जाता था। फिरोज बहुत चालाक था। वह दिन के समय जिस घर में चोरी करनी होती, पहले उसकी अच्छी तरह से टोह लेता, वहां के हालात और कमजोरियों का जायजा लेता और फिर रात को उसी घर में चोरी के इरादे से दाखिल हो जाता। एक दिन दोपहर को वह एक पुराने मकान के सामने खड़ा था। उसे वहां खड़े खड़े काफी समय हो चुका था। तभी उसे उस घर में एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। वह लाठी से चीजों को टटोलते हुए चल रहा था, जिससे साफ पता चलता था कि वह आदमी नेत्रहीन है। यह देख फिरोज के मन में लालच जाग उठा। उसने अपने जूते हाथ में ले लिए और बेहद सावधानी से दबे पांव उस घर के अंदर दाखिल हो गया। उसने मकान के मुख्य कमरे का मुआयना किया और देखा कि वहां बहुत कीमती सामान रखा हुआ है। यह देखकर उसके मन में विचार आया कि यदि वह इस घर से चोरी करने में सफल हो गया तो उसे 2-3 साल तक कोई और चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वह चुपचाप घर में घुसा था, वैसे ही वापस लौट आया। लेकिन घर पहुंचते ही उसके मन में एक नई उलझन खड़ी हो गई। इतना सारा माल वह अकेला कैसे निकाल पाएगा? उसे महसूस हुआ कि उसे किसी की मदद की जरूरत है। तभी उसे अपने उन दोस्तों का ख्याल आया जो उसके जैसे ही गरीब और आवारा थे। वे कभी चोरी तो नहीं करते थे, लेकिन उनका दिमाग भी किसी नेक काम में नहीं लगता था। फिरोज तुरंत घर से निकला और खेतों की ओर चल पड़ा, जहां उसके दोस्त घास पर बैठे गप्पे मार रहे थे। उसने उन्हें सलाम किया और उनके पास बैठकर हालचाल पूछा। फिर बोला, दोस्तों, मेरे पास एक ऐसा काम है जिससे हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। तुम लोग दिन भर यूं ही खाली बैठे रहते हो, न कोई काम करते हो, न कमाते हो। अगर तुम चाहते हो कि पहले की तरह मेहनत भी ना करनी पड़े और हमारे हाथ ढेर सारा माल भी लगे, तो बस एक बार मेरी बात मान लो। तुम सिर्फ वही करो जो मैं कहूं, फिर देखना, हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों दोस्त फिरोज की बात सुनकर एकदम हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा काम है जिससे वे इतनी जल्दी अमीर हो सकते हैं। उन्होंने एक साथ पूछा, हमें क्या करना होगा? इस पर फिरोज बोला, तुम दोनों को मेरे साथ एक घर में चोरी करनी होगी। यह सुनकर दोनों दोस्त चौंक गए और तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम चोरी नहीं करेंगे, और अगर मान भी लिया कि हम चोरी के लिए तैयार हो गए, तो जहन में रखो कि अगर चोरी करते वक्त पकड़े गए तो काजी हमारे हाथ काटने में एक पल भी नहीं लगाएगा और पूरे गांव में हमारी बदनामी होगी। फिरोज ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, भाइयों, परेशान मत हो, हम किसी सूरत में पकड़े नहीं जाएंगे। जिस घर में हम चोरी करेंगे वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहता है, और वो भी आंखों से अंधा है। अगर चोरी के दौरान वह उठ भी गया तो हमें देख नहीं सकेगा और हम आराम से भाग जाएंगे। मैंने खुद देखा है, उस घर में बहुत कीमती सामान है जिसे हम आसानी से चुरा सकते हैं। फिर भी उसके दोस्त मानने को तैयार नहीं थे। इस पर फिरोज ने एक और तरकीब निकाली। वह बोला, ठीक है, तुम दोनों किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। हम तीनों घर के अंदर जाएंगे, लेकिन सारा सामान मैं खुद चुराऊंगा और कपड़े में बांध दूंगा। बस तुम लोग मेरी मदद करना उस सामान को बाहर लाने में। मैं तुम्हें उतना ही इनाम दूंगा जितना चोरी में साथ देने पर देना था। फिरोज ने तय किया कि वे रात के पिछले पहर उस बूढ़े के घर चोरी करने जाएंगे। उसने कहा, शाम को मेला देखने का बहाना करके घर से निकल जाना। रात हुई तो दोनों दोस्त अपने अपने घरों से मेले का बहाना बनाकर निकल पड़े और सीधे फिरोज के घर पहुंचे। फिरोज पहले से उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, वह तुरंत बाहर आया और तीनों मिलकर बूढ़े के घर की तरफ चल पड़े। वह घर पास वाले मोहल्ले में ही था, इसलिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंच गए। तीनों ने एक एक करके घर की दीवार पार की और आंगन में जा पहुंचे। बूढ़ा आदमी उस वक्त मुख्य कमरे से थोड़ी दूरी पर एक चारपाई पर लेटा हुआ था। जैसे ही वे घर में कूदे, बूढ़े ने उनकी आहट सुन ली, लेकिन वह ऐसा दिखाने लगा जैसे गहरी नींद में हो और कुछ नहीं सुना। चोरों ने उसे सोता हुआ देखा और इत्मीनान से अंदर दाखिल होकर चोरी करने में लग गए। वे सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि बूढ़ा धीरे से उठा, दबे पांव कमरे के बाहर गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद उसने जोर जोर से चिल्लाकर शोर मचाया और आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया। बूढ़े की आवाज सुनते ही उसके घर पर लोगों का मजमा लग गया। पड़ोसी तुरंत जाग गए और तीनों चोरों को पकड़ लिया गया। उन्हें आंगन में एक पेड़ से बांध दिया गया। तय हुआ कि सुबह होते ही उन्हें काजी की अदालत में पेश किया जाएगा।
रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम चुका था, तब हिशाम और तबरेज ने फिरोज की तरफ गुस्से से देखा और कहा, हम तेरी वजह से इस मुसीबत में पड़े हैं। अगर हम तेरा साथ न देते तो आज यहां ना होते। हम तो काजी के सामने साफ कह देंगे कि हमने चोरी नहीं की, हमारा इरादा चोरी का नहीं था। फिरोज ने उन्हें समझाते हुए कहा, भाइयों, हम में से कोई भी अदालत में यह ना माने कि असली चोर कौन है। अगर काजी को पता ही नहीं चल पाएगा कि असली मुजरिम कौन है, तो वह किसी का हाथ नहीं कटवा सकेगा। यही हमारी बचने की राह है। सुबह होते ही तीनों को अदालत में पेश किया गया। काजी के सामने वह बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, मैं नाबीना हूं और मेरा एक बेटा है जो व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ है। मैं घर पर अकेला था, तभी इन तीनों ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे घर में चोरी के इरादे से दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। मेरी आपसे इल्तिजा है कि इन तीनों के हाथ कटवा दिए जाएं, ताकि कोई और ऐसा करने की हिम्मत न करे। काजी ने तीनों चोरों की तरफ देखा और कहा, क्या तुम लोग अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? इस पर हर एक दोस्त ने दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। एक ने कहा, मैं चोर नहीं, इन दोनों के कहने पर गया था। दूसरा बोला, असल में यह दोनों मुझे फंसा रहे हैं। तीसरे ने भी वहीं रट लगाई। तीनों एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। यह देखकर काजी असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली मुजरिम कौन है। बुजुर्ग ने फिर आग्रह किया, हुजूर, अब देर न करें, इन तीनों के ही हाथ कटवा दीजिए, यही सजा इनके लिए ठीक है। लेकिन काजी ने कहा, जब तक साफ पता न चले कि असली चोर कौन है, मैं किसी को सजा नहीं दे सकता। तुम सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर कोई है जो अपना गुनाह कबूल कर ले तो सजा उसी को मिलेगी, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। काजी ने उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस न हुए। काजी अब बेचैन हो गया। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब उसने एक चाल चली। उसने बावर्ची को बुलाकर कहा कि तीनों को खाना परोसा जाए। सबसे पहले फिरोज को गोश्त पेश किया गया। उसने बस एक निवाला ही लिया था कि थूकते हुए बोल पड़ा, यह तो कुत्ते का गोश्त है। यह सुनकर अदालत में सब लोग दंग रह गए। काजी ने फौरन बावर्ची की तरफ देखा और पूछा, क्या यह वाकई कुत्ते का गोश्त है? बावर्ची बोला, नहीं जनाब, यह तो आम मटन है, आप चाहे तो जांच करवा लें। काजी को शक हुआ, इसलिए उसने उस कसाई को बुलवा लिया जिसकी दुकान से गोश्त आया था। जब कसाई आया, काजी ने उससे सख्ती से पूछा, क्या तुम अपनी दुकान पर कुत्ते का गोश्त बेचते हो? अगर ऐसा किया है तो तुम्हें इसकी सख्त सजा मिलेगी। यह सब सुनकर कसाई घबरा गया और कांपते हुए बोला, काजी साहब, यह गोश्त बकरे का ही है, लेकिन एक अजीब बात है, जब यह बकरा पैदा हुआ था उसी वक्त इसकी मां मर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पालूं। एक दिन मैंने देखा कि यह खुद ही एक कुतिया के नीचे जाकर उसका दूध पीने लगा। मुझे हैरानी तो हुई, मगर मैंने इसे रोका नहीं। फिर यह रोजाना उसी कुतिया का दूध पीने लगा और उसी के दूध से बड़ा हुआ। इसकी कुछ हरकतें भी कुत्तों जैसी हो गई थीं। शायद इसी वजह से इसके गोश्त से कुत्ते की बू आ रही होगी। यह सुनकर काजी फिरोज की बुद्धिमानी पर हैरान रह गया। अब दूसरे दोस्त हिशाम की बारी आई। उसे दूध पेश किया गया। हिशाम ने दूध को सूंघा और बिना पिए एक तरफ रख दिया। काजी ने कारण पूछा तो हिशाम बोला, यह दूध जहरीला है, इसमें जहर मिलाया गया है, मैं इसे नहीं पी सकता। काजी ने फिर से बावर्ची की तरफ देखा और उसे दूध की जांच करने को कहा। बावर्ची ने दूध को एक दूसरे बर्तन में उंडेला और जैसे ही बर्तन खाली किया, उसके तले में एक मरी हुई छिपकली पड़ी हुई मिली। यह देखकर काजी स्तब्ध रह गया। अब तीसरे दोस्त तबरेज की बारी आई। उसे चने पेश किए गए, लेकिन उसने भी चने खाने से मना कर दिया और बोला, ये चने पहले किसी घोड़े ने खाए हैं, उसके झूठे चने अब मुझे खाने को दिए जा रहे हैं। काजी ने फिर बावर्ची की ओर सवाल भरी निगाहों से देखा। बावर्ची शर्मिंदा होते हुए बोला, शायद ये सही कह रहा है। कल मैंने आपके घोड़े को जिन चनों का थैला दिया था, वही थैला गलती से बावर्ची खाने में रख दिया गया। वहीं दूसरा थैला पड़ा था और शायद गलती से मैंने उसी में से चने निकाल लिए जिनमें से घोड़े ने खा लिया था। अब काजी पूरी तरह उलझ चुका था। तीनों युवक न सिर्फ चालाक थे, बल्कि इतने होशियार भी थे कि उनके जवाबों ने अदालत को हैरान कर दिया था। यह तय करना बहुत मुश्किल हो गया था कि असली चोर कौन है। मजबूर होकर काजी ने तीनों को फिर से जेल में डलवा दिया और खुद घर आकर सोचने लगा कि कैसे असली चोर की पहचान की जाए। काजी का बेटा, जो पास ही बैठा था, अपने पिता को परेशान देखकर पूछने लगा, अब्बा जान,
आप किस बात से इतना परेशान हैं? इस पर काजी ने उसे पूरा मामला बताया। बेटा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बाबा जान, एक मौका मुझे दीजिए, शायद मैं आपको असली चोर पकड़ कर दे सकूं। काजी ने उसे यह जिम्मेदारी सौंप दी। अगली सुबह अदालत में तीनों दोस्तों को फिर से पेश किया गया। काजी के बेटे ने अदालत में तीनों की तरफ गहरी नजर डाली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। उसने धीरे धीरे एक कहानी शुरू की। किसी शहर में एक लड़की अपने शौहर के साथ रहती थी। एक दिन उसे अपने मायके से खत मिला कि उसके वालिद बहुत बीमार हैं। उसका शौहर भी गरीब था, लेकिन उसने अपनी भैंस बेचकर पैसे जुटाए और अपनी बीवी को अपने बाबा के पास रवाना कर दिया। लड़की अकेली सफर पर निकली। रास्ते में एक बदनीयत शख्स ने उसे अकेला पाकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन लड़की रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, तुम्हारे घर में भी माँ बहन होंगी। उस शख्स के दिल में रहम आया और उसने लड़की को जाने दिया। लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपना सफर जारी रखा। थोड़ी देर बाद कुछ चोरों ने उसे घेर लिया और बोले, जो कुछ भी तेरे पास है हमें दे दे, वरना तुझे बांध देंगे। लड़की ने उन्हें समझाया कि उसके पास जो पैसे हैं वो उसके बीमार पिता के इलाज के लिए हैं, और अगर वो पैसे चले गए तो उसके बाबा मर जाएंगे। ये सुनकर चोरों के सरदार का दिल भी पसीज गया और उसने भी उसे छोड़ दिया। आखिरकार लड़की अपने शहर पहुंची, अपने बाबा का इलाज करवाया और वह सेहतमंद हो गया। कहानी सुनाने के बाद काजी का बेटा तीनों की ओर मुड़ा और पूछा, बताओ, उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? सबसे पहले उसने तबरेज से सवाल किया। तबरेज कुछ सोचकर बोला, उसके शौहर ने। अगर उसने भैंस बेचकर पैसे न दिए होते तो लड़की अपने बाबा का इलाज करवाने के लिए कभी सफर पर निकल ही नहीं पाती। अब काजी का बेटा हिशाम की ओर मुड़ा और वही सवाल दोहराया। हिशाम ने जवाब दिया, उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उस बदनीयत शख्स ने किया जिसने उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय छोड़ दिया, क्योंकि एक औरत की इज्जत उसकी जान से भी बढ़कर होती है। इसके बाद काजी का बेटा तीसरे शख्स फिरोज के पास गया और उसी सवाल को दोहराया, बताओ, उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? फिरोज ने बिना झिझके जवाब दिया, उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उन चोरों ने किया। अगर वे चोर उसके सारे पैसे छीन लेते तो वह अपने बाबा का इलाज कभी नहीं करवा पाती, इसलिए असली एहसान उन्हीं का है। ये जवाब सुनते ही काजी का बेटा मुस्कुराया और अपने पिता से बोला, अब्बा जान, यही शख्स असली मुजरिम है। काजी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि यही असली चोर है? बेटा समझदारी से जवाब देने लगा, अब्बा जान, हर इंसान अपनी फितरत से चीजों को देखता है। वह उन्हीं आदतों की तरफ झुकाव रखता है जो उसके अपने अंदर मौजूद होती हैं। इस शख्स ने न शौहर की कुर्बानी को अहमियत दी, न उस लड़की की इज्जत की हिफाजत करने वाले को सराहा, बल्कि उसने एक चोर की रहमदिली को सबसे बड़ा एहसान बताया। इसका मतलब है कि यह खुद भी उसी फितरत का मालिक है। इसे चोरों की अच्छाई में अच्छाई नजर आती है, क्योंकि यह खुद एक चोर है। काजी अपने बेटे की सूझबूझ और समझदारी पर हैरान था। उसने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया कि फिरोज को पकड़कर ले जाएं और तफ्तीश करें। फिरोज, जो पहले ही अंदर से डरा हुआ था, सख्त पूछताछ के कुछ ही लम्हों में टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। गहराई से जांच करने पर यह भी साबित हुआ कि फिरोज ही असली चोर था और उसके दोनों दोस्त हिशाम और तबरेज सिर्फ चोरी का माल उठाने में उसकी मदद करने वाले थे। काजी ने न्याय करते हुए आदेश दिया कि फिरोज का हाथ शरिया कानून के अनुसार काट दिया जाए और बाकी दोनों साथियों को 1-1 साल की कैद की सजा सुनाई जाए। इस फैसले से अदालत में बैठे सभी लोगों को यह यकीन हो गया कि इंसाफ कभी छुपता नहीं, चाहे गुनहगार कितना ही चालाक क्यों ना हो। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।